जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बेसिक एजुकेशन इन हिंदी चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इतिहास यानी हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे हिस्ट्री में आधुनिक यानी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इतिहास के बारे में, ठीक ना। इतिहास की विभाजन करेंगे। तो इतिहास जिसे हम लोग कहते हैं हिस्ट्री, ठीक ना। तो दोस्तों अगर हिस्ट्री के यानी इतिहास को अगर हम लोग बांटे तो हम लोग को क्लास में बताए गए होंगे कि हिस्ट्री हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। हिस्ट्री के कितने भागों में हम लोग बताए होंगे? हिस्ट्री को 3 भागों में, ठीक ना। लेकिन मूलतः हिस्ट्री कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो इस चारों प्रकार के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें हिस्ट्री यानी इतिहास की, तो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं हम लोग। प्राचीन भारत का इतिहास जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, जिसे क्या कहते हैं? एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके बाद अगर दूसरा भाग की अगर बात कर ले तो इसे हम कहते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। जिसे क्या कहते हैं? मिडेवल हिस्ट्री ऑफ, यहाँ पे इंडिया छूट गया, मिडेवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वहीं चौथा भाग की अगर बात करें तो इसे तीसरा क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आधुनिक भारत। इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास, भारत का इतिहास जिसे क्या कहते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके बाद इसे क्या कहते हैं? कहते हैं विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास जिसे कहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। चलिए दोस्तों इतना हो गया। इतिहास को हम लोग 4 मूलतः कितने भागों में बांटते हैं? तो 4 भागों में। सबसे पहला है प्राचीन भारत का इतिहास, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक ना। इसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास जिसे कहते हैं मिडीवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास जिसे कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसके बाद विश्व का इतिहास जिसे कहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में बात करें, यानी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो थोड़ा इसको पहले साफ कर लेते हैं। चलिए दोस्तों इसको अगर स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं और या कॉपी पे उतार सकते हैं। चलिए इधर से तब तक साफ करते हैं। देखिए तो जब स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग एक टाइमलाइन बना के, चलिए पहले लिख लेते हैं यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत। चलिए तो दोस्तों हम लोग यहाँ बात करते हैं। हाँ चलिए तो स्कूल में जब हम लोग को बता रहा था, पहले जब हम लोग स्कूल में पढ़ रहे थे तो हम लोग एक टाइमलाइन बना के बता रहा था। टाइमलाइन ऐसे टाइमलाइन देखे होंगे आप लोग, टाइमलाइन ऐसे देखे होंगे। और ईस्वी भी आप लोग पहचानते होंगे, 1498 1600 ईस्वी,
1757, 1764, 1857, इसके बाद 1885 और जाने होंगे 1947। तो दोस्तों जब भी हम लोग बात करते हैं कितना, तो 1498, 98 यानी वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ आया था दोस्तों? भारत। भारत के कहाँ पे? तो भारत के कालीकट तट, केरल प्रदेश के कालीकट तट पे, ठीक ना। सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आया था। कितनी ईस्वी में? तो 1498 ईस्वी में। 1600 ईस्वी को क्या हुआ था? तो 1600 ईस्वी को भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था, ठीक ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ था? आगमन हुआ था भारत में 1600 ईस्वी में। इसके बाद 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था। 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध। और वहीं 1857 ईस्वी क्या हुआ था? तो 1857 की क्रांति हुई थी। क्रांति, जहां से कहा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता का नींव यहीं से डाली गई थी। भारत की स्वतंत्रता की नींव यहीं से पड़ी थी, ठीक ना, 1857 की क्रांति से। इसके बाद एक और इसमें हम लोग जानते हैं 18 कितना, तो 85। यहाँ पे क्या हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ था? गठन हुआ था। कांग्रेस का गठन हुआ था। और 1947 में हम लोग का भारत स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्र क्या हुआ था? 1947 को भारत क्या हुआ था? तो स्वतंत्र हुआ था दोस्तों। तो वहीं 1498 को भारत में क्या हुआ था? आगमन हुआ था। वास्को डी गामा 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था। और 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। 1857 ईस्वी को 1857 की क्रांति हुई थी। वहीं अगर बात करें कितना, तो 1885 ईस्वी को तो कांग्रेस का गठन हुआ था। और 1947 को क्या हुआ था? तो भारत स्वतंत्र हुआ था। तो यहाँ पे देखिए आधुनिक भारत, ठीक ना, आधुनिक भारत का इतिहास। भारत का इतिहास, इसमें हम लोग ये जो ईस्वी जाने हैं, ठीक ना, यही इंपोर्टेंट ईस्वी है। इसको भी हम लोग दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग ऐसे भी बांट सकते हैं 1498 से लेकर 1897 या 1764 भी रख सकते हैं, या 1885 भी रख सकते हैं, ठीक ना। तो इसको हम लोग बांट के पढ़ते हैं। एक भाग इसको बना देते हैं और एक भाग इसको बना देते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया पार्ट 1। ये हो गया पार्ट 2, ठीक ना। पार्ट 1 पार्ट 2। तो अभी हम लोग बात करेंगे कहाँ से? तो 1885 से लेकर 1947 ईस्वी तक के बारे में, ठीक ना। कहाँ से? तो 1885 से लेकर 1947 ईस्वी तक। ये पार्ट क्या है? तो पार्ट 2 है, ठीक है। आधुनिक भारत का पार्ट 2 है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। 1885 से जब यह दौर शुरू होता है, तो यह दौर किसका हो जाता है? तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दौर हो जाता है, ठीक ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दौर हो जाता है। इसमें कई चरण आते हैं। सबसे पहला चरण की बात करें तो उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, ठीक ना। इसके बाद गांधी युग आता है। तो इसको हम लोग बारी बारी से जानते हैं। तो पहले क्या करते हैं? बोर्ड को साफ कर लेते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, क्रांतिकारी का प्रथम, क्रांतिकारी द्वितीय, ठीक ना। सारे चर्चा करेंगे। चलिए पहले बोर्ड साफ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आधुनिक भारत के इतिहास को हम लोग पार्ट 2 को जान रहे हैं, ठीक ना। तो
क्या है, मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री। देखिए तो यहाँ पे कहाँ से हम लोग जान रहे हैं, 1885 से लेकर 1947, ठीक ना। तो इसको हम लोग, इसको जब हम लोग पढ़ते हैं अगर चरण में बांटेंगे, ठीक ना, तो इसको कैसे बांट सकते हैं, तो इसको ऐसे 3 चरण में बांट सकते हैं। कितने चरण में, 3 चरण में। देखिए तो सबसे पहला चरण यानी प्रथम चरण की अगर बात करें, प्रथम चरण, तो यह प्रथम चरण जो था उदारवादियों का चरण था, उदारवादियों का चरण, ठीक ना, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मॉडरेट फेज, मॉडरेट फेज, ठीक ना। यह कब से कब तक था, तो यह 1885 से 1905 ईस्वी तक इसका यह उदारवादियों का चरण था। वहीं अगर द्वितीय चरण की बात करें, द्वितीय चरण, तो द्वितीय चरण उग्रवादी का था, उग्र राष्ट्रवादियों का था। यह कितने ईस्वी से, तो यह 1905 से यह 1919 तक चला, 1905 से 1919 तक उग्र राष्ट्रवादियों का चरण था, ठीक ना। वहीं तृतीय चरण की बात कर ले, तृतीय चरण की बात कर ले, तो तृतीय चरण किसका था, यह गांधी युग था, गांधीयों का, ठीक ना, गांधी युग इसे कहते हैं, गांधी युग, ठीक ना दोस्तों। तो 1885 से 1947 तक की बात करें तो 3 चरण था। प्रथम चरण की बात करें तो राष्ट्रवादियों का चरण था, द्वितीय चरण की बात करें तो उग्र राष्ट्रवादियों का चरण था, और ईस्वी की बात करें तो 1885 से लेकर 1905 से लेकर 1919। वहीं गांधी युग की बात करें तो गांधी युग कहाँ से कहाँ तक था, तो गांधी युग 1919 से लेकर 1947 तक, 1919 से लेकर 1947 तक। दोस्तों अगर वहीं इसको और अगर अच्छे से और अगर विभाजन करें तो इसको 6 भागों में बांट सकते हैं, या 6 चरण में बांट सकते हैं, ठीक ना। अगर यहीं इसकी बात कर ले तो इसको 6 चरण में भी बांट सकते हैं। ऐसे हम लोग 3 चरण में भी बांट के पढ़ते हैं, ठीक ना। अगर 6 चरण की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए तो यहां से ले लेते हैं एक लाइन, क्या करते हैं, यहां से एक लाइन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। तो सबसे पहला हम लोग जान ही लिए हैं कि उदारवादियों का चरण, उदारवादी चरण से क्या कहते हैं, मॉडरेट फेज। कहां से कहां तक था, तो 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक। वहीं दूसरा था उग्र राष्ट्रवादी का चरण था, कब से कब तक, यानी इसे कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज। यह था 1905 से 1919 तक, 1905 से 1919 तक। तृतीय चरण की बात करें तो यह था क्रांतिकारी का प्रथम चरण, क्रांतिकारी का प्रथम चरण। यह कब से कब तक था, तो यह 1908 से लेकर 1920 तक था। वहीं चौथा की बात करें, इसको फर्स्ट लिख देते हैं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। चलिए यह था क्रांतिकारी का द्वितीय चरण। इसके बाद था गांधी युग, इसको भी लिख लेते हैं। यह कहाँ से कहाँ तक था, यह था 1920 से 1934 तक। इसके बाद था गांधी युग, यह था 1919 से लेकर 1942 तक।
क्योंकि अगस्त क्रांति के बाद यानी जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद महात्मा गांधी कहाँ जेल में चले गए थे। चलिए इसके बाद है 6 नंबर, यह था भारत की स्वतंत्रता का अंतिम चरण। ऐसे लिखते हैं, स्वतंत्रता का अंतिम चरण। अंतिम चरण यह कब से कब तक था? तो 1942 से लेकर 1947 तक, ठीक ना। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक ना, अभी हम लोग दोस्तों बात करेंगे उदारवादी किसे कहते हैं। उदारवादी यानी मॉडरेट फेज किसे कहते हैं। उग्र राष्ट्रवादी किसे कहते हैं। एक्सट्रीमिस्ट फेज किसे कहते हैं। क्रांतिकारी का प्रथम चरण, जो क्रांतिकारी का प्रथम चरण के बारे में जानेंगे, क्रांतिकारी का द्वितीय चरण गांधी युग के बारे में, और वहीं भारत की स्वतंत्रता का अंतिम चरण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो उदारवादी चरण के बारे में यानी मॉडरेट फेज के बारे में 1900। चलिए पहले इसको क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं। चलिए तो हम लोग उदारवादी के बारे में सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। उदारवादी, ठीक ना, उदारवादी चरण, उदारवादी चरण, ठीक ना, जिसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, मॉडरेट फेज, ठीक ना। तो दोस्तों अगर बात करें उदारवादी चरण की, तो उदारवादियों का विचारधारा कैसी थी, यानी विचार इसकी कैसी थी, किस प्रकार से। देखिए हम लोग सबसे पहले एक बात समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम लोग बात कर लिए हैं उदारवादी चरण के बारे में, उग्र राष्ट्रवादी चरण के बारे में, क्रांतिकारी का प्रथम चरण, क्रांतिकारी का द्वितीय चरण, गांधी युग और भारत की स्वतंत्रता का अंतिम चरण। देखिए तो ये सारे ये उदारवादियों का, उग्र राष्ट्रवादियों का, क्रांतिकारियों का सबका मकसद एक ही था। गांधी युग का सबका मकसद एक ही था, देश को आज़ाद कराना, देश को आज़ाद कराना, देश को आज़ाद कराना, सबका मकसद एक ही था। लेकिन सबका रास्ता जो था अलग अलग था, ठीक ना। सबसे पहले अगर उदारवादियों की अगर बात कर ले, तो उदारवादियों का रास्ता था ऐसे, ठीक ना, हाथ जोड़ने वाले, कि सरकार कैसे भी करके हमारे देश को छोड़ दीजिए, हमारे देश पे जो लोगों पे अन्याय कर रहे हैं उसको थोड़ा कम कर दीजिए, ठीक ना। प्रार्थना करते थे, विनती करते थे, अनुनय विनय की नीति का ये लोग अवलंबन करते थे। कौन लोग, तो उदारवादियों लोग, ठीक ना। इसकी विचारधारा जो यानी आइडियोलॉजी जो थी, ठीक ना, इनकी विचारधारा यानी आइडियोलॉजी जो थी, तो इनकी विचारधारा आइडियोलॉजी थी प्रार्थना वाला, ठीक ना, यानी प्रार्थना करते थे ये लोग से, अंग्रेजों से, ठीक ना। तो इसको हम लोग अगर यानी प्रवृत्ति के लिखे, प्रवृत्ति, इसकी प्रवृत्ति कैसी थी, तो उदार थी, उदार यानी दयालु थी, ठीक ना, उदार थी। अगर बात करें ये लोग कौन से किसके अवलंबन करते थे, तो ये लोग अनुनय विनय की नीति का अवलंबन करते थे, अनुनय विनय की नीति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फोल्डेड हैंड पॉलिसी, ठीक ना। ये लोग 3P पॉलिसी का पालन करते थे। 3P पॉलिसी की ये लोग क्या करते थे, तो पालन करते थे 3P पॉलिसी के, 3P पॉलिसी, ठीक ना। तो सबसे पहला पी के बारे में अगर बात करें, सबसे पहला पी प्रे करते थे, यानी ये अंग्रेजी सरकार से प्रार्थना करते थे, प्रार्थना। दूसरा पी की अगर बात करें, तो ये लोग उससे पेटिशन
सन यानी स्मरण करते थे, स्मरण स्मरण पत्र देते थे, ठीक ना। अगर थर्ड पी की बात करें तो ये लोग प्रोटेस्ट करते थे, प्रोटेस्ट यानी प्रदर्शन करते थे, प्रदर्शन कैसे, तो संवैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से, ठीक ना। तो अगर सीधा बात शब्दों में अगर बात करें, उदारवादियों की, तो उदारवादी जो थे वह अनुनय विनय की नीति का अवलंबन करते थे, हाथ जोड़ के कि सरकार महाराज कैसे भी हम लोगों पे जितना अत्याचार हो रहा है उसको कम कीजिए, स्मरण पत्र देते थे, प्रार्थना करते थे। वो इसके बाद ये सब नहीं मानता था अंग्रेज सरकार, तो इसके बाद प्रोटेस्ट यानी प्रदर्शन करते थे, ठीक ना। प्रदर्शन वो भी कैसे, यानी रोड पे जो धरना देते हैं वो भी कैसे, तो संवैधानिक रूप से, कोई तोड़फोड़ नहीं, ठीक ना, संस्कारी रूप से। फिर इसके बाद चरण आया, यह चरण कब से कब तक चला, तो यह चरण उदारवादियों का चरण चला 1885 से लेकर कितने तक, तो 1905 ईस्वी तक, ठीक ना। 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक। इसमें हम लोग बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण नेता के बारे में, यानी उदारवादियों का महत्वपूर्ण नेता कौन कौन था। चलिए, तो महत्वपूर्ण नेता, तो उदारवादियों का महत्वपूर्ण नेता कौन कौन था, तो सबसे पहले अगर नेता की बात कर ले तो मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। इसके बाद कौन था, तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी जी। इसके बाद था बदरुद्दीन तैयबजी, जी। इसके बाद कौन था, तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी जी के गुरु भी थे, ठीक ना। गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद बात करें तो के.टी. तेलंग, ठीक ना, ETC। इसके अलावा भी नेता थे, तो ये प्रमुख नेता थे। उदारवादियों की बात करें तो उदारवादी के प्रमुख नेता कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयबजी, इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, के.टी. तेलंग, ठीक ना। ये लोग कैसा था, तो हाथ जोड़ के विनती करने वाले में से लोग थे, ये कभी भी हिंसा का प्रयोग नहीं करते थे, ठीक ना। इसके बाद ये युग जब खत्म होता है, यानी ये चरण जो खत्म होता है, ये फेज जब खत्म होता है, तो आता है फेज किसका, तो तब आता है उग्र राष्ट्रवादियों का, ठीक ना। ये वैसे लोग, उग्र राष्ट्रवादी ऐसे लोग थे जो पहले वो भी प्रार्थना करते थे, वो भी स्मरण करते थे, लेकिन उसके बाद नहीं होता था तो उग्र प्रदर्शन भी करते थे। तो चलिए पहले इसको साफ कर लेते हैं, तब उसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक ना। चलिए, तो हम लोग जान लेते हैं उग्र राष्ट्रवादी को, ठीक ना। उग्र राष्ट्रवादी चरण, 1905 से 1919। चलिए, उग्र राष्ट्रवादी चरण क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज। चलिए, तो इसकी विचारधारा कैसी थी, तो सबसे पहले इसकी प्रवृत्ति के बारे में जान लेते हैं। इसकी प्रवृत्ति यानी नेचर, ठीक ना, प्रवृत्ति
यानी नेचर। तो इसकी नेचर कैसी थी? तो उग्र थी, उग्र। इसकी नेचर कैसी थी? तो इसका नेचर कैसा था? उग्र था। ये लोग यानी उग्र राष्ट्रवादी लोग अनुनय विनय के नीति का अवलंबन नहीं करते थे, ठीक ना। ये लोग अनुनय विनय की नीति का अवलंबन नहीं करते थे। ये लोग 3P पॉलिसी का पालन नहीं करते थे। 3P पॉलिसी का पालन नहीं करते थे। तो ये लोग क्या करते थे? तो ये लोग सबसे पहले बातचीत का रास्ता अपनाता था। ये लोग जो था उग्र राष्ट्रवादी, ये बातचीत करते थे। अगर बातचीत से बात नहीं बनी तो ये लोग क्या करते थे? तो ये लोग हिंसा का प्रयोग करते थे। हिंसा का प्रयोग करते थे। ऐसे लोग थे, प्रयोग करते थे। ऐसे लोग थे उग्र राष्ट्रवादी। सबसे पहले बातचीत का रास्ता, शांति से अगर बात हो जाए, अगर प्रार्थना से ही बात बन रहा है तो बन ठीक है, अगर नहीं होता तब हिंसा का प्रयोग करता था। लेकिन उदारवादी लोग ऐसे नहीं थे, ये उग्र राष्ट्रवादी है। इसके बाद जब उग्र राष्ट्रवादियों का चरण खत्म हुआ तो क्रांतिकारी का चरण आया, ठीक ना। जिसमें बात करेंगे भगत सिंह के बारे में, जिसमें बात करेंगे खुदीराम बोस के बारे में, जिसमें बात करेंगे आजाद के बारे में, ठीक ना। तो चलिए इसको हम लोग आप समझ लेते हैं क्रांतिकारियों का फेज, ठीक ना। अगर इसकी महत्वपूर्ण नेता की अगर बात कर ले, अगर उग्र राष्ट्रवादी के महत्वपूर्ण नेता की बात कर ले, महत्वपूर्ण नेता की बात करें तो इसमें था बाल लाल पाल एवं घोष। बाल का अर्थ हो गया बाल गंगाधर तिलक। लाल का अर्थ हो गया लाला राजपत राय। पाल का अर्थ हो गया बिपिन चंद्र पाल और घोष का घोष, ठीक ना। तो ये थे क्या? तो राष्ट्रवादी का महत्वपूर्ण नेता, ठीक ना। बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लाला राजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल एंड घोष, ठीक ना। इसके बाद अगर बात करें किसके, तो क्रांतिकारी की, ठीक ना। चलिए इसको पहले साफ कर लेते हैं। चलिए तो अब अगर हम बात करें क्रांतिकारी की, ठीक ना, क्रांतिकारी फेज के बारे में, क्रांतिकारी चरणों के बारे में, क्रांतिकारी ठीक ना चरण की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों क्रांतिकारी चरण के लोग क्या कैसे थे? तो ये लोग सीधे हिंसा अपनाते थे। भगत सिंह मूवी देखे होंगे आप लोग, ये लोग सिर्फ हिंसा ही अपनाते थे। ये लोगों का मानना था कि अगर देश को आज़ाद कराना है तो उनसे ना प्रार्थना करना है, क्योंकि इससे पहले प्रार्थना भी करके देख लिए, नहीं उनसे बातचीत करना है क्योंकि इससे पहले बातचीत भी करके देख लिए, नहीं इससे याचना करना, नहीं प्रार्थना करना, नहीं स्मरण करना है, नहीं 3P पॉलिसी का पालन करना, नहीं अनुनय विनय की नीति का अवलंबन करना है। और ये लोग यह मानते थे कि इनसे अगर आज़ादी लेना है तो मुंह तोड़ जवाब देना होगा, हिंसा का रास्ता अपनाना पड़ेगा, इसी से हम लोग इससे आज़ादी ले सकते हैं, ठीक ना। यह मानना था किसका? तो क्रांतिकारियों लोगों का, ठीक ना, क्रांतिकारी के।
ठीक ना। तो वहीं अगर इसकी महत्वपूर्ण नेता की बात कर ले, महत्वपूर्ण नेता की अगर बात कर ले तो सबसे पहले भगत सिंह हमारे आदर्श भगत सिंह, ठीक ना। इसके बाद बटुकेश्वर दत्त, इसके बाद चंद्रशेखर आजाद, सारे क्रांतिकारी नेता थे। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, बिस्मिल्लाह अखफाक अल्लाह खान, ठीक ना। ये सारे क्रांतिकारी नेता थे। इनका मानना था कि अगर देश को आजाद करवाना है तो नहीं उनसे बात करना है, नहीं उनसे याचना करना है, नहीं प्रोटेस्ट करना है, नहीं प्रे करना है, ठीक ना। सिर्फ हिंसा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आज़ादी पाई जा सकती है, जिससे आज़ादी छीनी जा सकती है, ठीक ना। अगर बात कर ले गांधी युग की बात करेंगे दोस्तों, तो गांधी जी का मानना था क्या कि हिंसा वो रास्ता नहीं है जिससे आज़ादी नहीं पाई जा, यानी हिंसा से आज़ादी नहीं पाई जा सकती है। अहिंसा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे क्या हो सकती है, तो आज़ादी पाई जा सकती है। महात्मा गांधी के द्वारा जो चलाए गए महत्वपूर्ण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह के नाम से जिसे जानते हैं, खिलाफत आंदोलन, खेरा, अहमदाबाद मिल मजदूर, वहीं असहयोग आंदोलन, इसके बाद बात करें तो दांडी यात्रा, इसे सबने अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन, ऐसे महत्वपूर्ण आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए। और इसी प्रकार हम लोगों का देश को क्या हुआ, आजाद हुआ। इसके बाद स्वतंत्रता, अगर स्वतंत्रता का अंतिम चरण की बात करेंगे 1942 से लेकर 1947 ईस्वी तक के बीच में बात की जाती है। यह चरण माना जाता है भारत की स्वतंत्रता का अंतिम चरण, ठीक ना, 42 से लेकर 47 तक। तो दोस्तों इसमें इस क्रांतिकारी चरणों में महत्वपूर्ण नेता ये सारे हो जाते हैं, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, बिस्मिल्लाह अखफाक अल्लाह खान, ठीक ना, ये सारे। तो दोस्तों अगर हम लोग बात कर ले प्रथम फेज, तो प्रथम फेज के बारे में हम लोग जाने, यानी प्रथम चरण के बारे में जाने हैं। तो ये जाने हम लोग कब से कब तक, तो ये जाने 1885 से लेकर 1905 तक। अगर वहीं दूसरा फेज की बात करें तो 1905 से लेकर 1919 तक। वहीं थर्ड फेज की बात कर ले तो 1908 से लेकर 1920 तक। वहीं फोर्थ की बात कर ले तो 1920 से लेकर 1934 तक। वहीं बात कर ले फिफ्थ की तो 1919 से लेकर 1942 तक। और वहीं सिक्स्थ की बात कर ले तो 1942 से लेकर 1947 तक, ठीक ना। तो दोस्तों इससे अगला वीडियो जो पार्ट 2 बनाएंगे, इसमें इस पूरे इसके बारे में जो इसमें अभी हम लोग इसमें नहीं जान पाए हैं उसके बारे में फुल डिटेल बताएंगे, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अगर दोस्तों आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग एंड इमेजिंग वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी लाभकारी रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।